नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और पीओके कॉन्क्लेव, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, और यूएनजीए की असेंबली में जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने झूठ के बाद झूठ बोला है, जहर उगला है, आज उसी पर हम दिन भर बात कर रहे हैं एक्सपर्ट से अपने पीओके कॉन्क्लेव में। और क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पीओके जाने का डर सता रहा है, इसीलिए वो इस तरह की प्रोपेगेंडा बातें कर रहे हैं, इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, यूएन में मोदी और आरएसएस का नाम लेकर रोते रहे इमरान खान। वर्ल्ड एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग, पूरे भाषण में इमरान ने भारत की बात की। धर्मनिरपेक्ष देश से भारत अब हिंदू राष्ट्र बना, यह कह रहे हैं इमरान खान। देखिए झूठ नंबर 1, आरएसएस भारत को सिर्फ हिंदुओं का मानता है, इमरान खान। झूठ नंबर 2, भारत में दूसरे समुदायों को बराबरी का हक नहीं, इमरान खान। झूठ नंबर 3, और ये केवल 3 झूठ नहीं है, इतने सारे वहां पर झूठ बोले इमरान खान ने, जो उन्होंने साबित कर दिया अपनी क्रेडिबिलिटी को कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, जिसके पास अपनी बात करने को और दुनिया की बात करने को कुछ है ही नहीं। तो बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, पीओके में क्या हो रहा है, सिंध में पाकिस्तानी सेना क्या कर रही है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इसकी चिंता नहीं है। आरएसएस से खौफ में है इमरान खान। तो क्यों आरएसएस से खौफ में है इमरान खान, अब आपको यह बताते हैं बिग वॉल पर। संघ के 90 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक हैं जो लगातार देश सेवा में जुटे रहते हैं। देश भर में 32,000 से ज्यादा शाखाएं हैं आरएसएस की, और ये शाखाएं जब देश में कोई आपदा होती है तो उसमें मदद करती हैं। 39 देशों में आरएसएस का नेटवर्क फैला हुआ है। आरएसएस की सदस्यता में भारी इजाफा हुआ है और 95 साल पुराना है। देखिए आरएसएस की सदस्यता में भारी इजाफा, काफी लोगों ने हाल फिलहाल में आरएसएस ज्वाइन की है, और 95 साल पुराना संगठन है आरएसएस, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। सोशल मीडिया में भी आरएसएस की धाक है। ट्विटर पर करीब 1.5 लाख फॉलोअर्स है आरएसएस के। सोशल मीडिया पर भी आरएसएस की धाक है। गांवों और कस्बों तक में आरएसएस की पहुंच है, और ये आरएसएस आप देख सकते हैं सामने आपके, जो कभी भी किसी भी वक्त आपदा के वक्त देश सेवा करने में पीछे नहीं हटता। आखिर उससे क्यों डर रहे हैं इमरान खान, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि आरएसएस का जिक्र किया है इमरान खान ने यूएनजीए की अपनी स्पीच में, और आरएसएस का जिक्र करते हुए ये कहा है कि उसके हिंदूवादी एजेंडे पर सरकार चलाना चाहते हैं मोदी, जबकि सबको मालूम है कि भारत कैसे एक सेकुलर कंट्री है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ तमाम मेहमान हैं, उनसे हम बात करते हैं। मेरे साथ जो मेहमान हैं, हम उनके बारे में आपको बताते हैं कौन कौन से हमारे मेहमान हैं इस वक्त। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, उनसे हम बात करेंगे। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच इस वक्त हमारे साथ हैं। इसके अलावा संजीव तिवारी हैं मेरे साथ, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और संघ की विचारधारा का समर्थन करते हैं। प्रोफेसर राजन कुमार हैं, आप विदेशी मामलों के जानकार हैं। अशोक सज्जनहार साहब हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। और अब्दुल समद याकूब साहब हैं, आप पीटीआई के लीडर हैं। और मेरे 2 सहयोगी आप देख सकते हैं, सुमित और मनीष, आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन संजीव तिवारी को कि आप संघ की विचारधारा का समर्थन करते हैं, संघ को लेकर बातें रखते रहते हैं टीवी पैनलिस्ट में, और सबसे पहले क्योंकि आरएसएस का हम अब सवाल उठा रहे हैं अपने इस शो में, क्या लगता है आखिर इमरान खान आरएसएस से इतने डरे हुए क्यों हैं, या आरएसएस का जिक्र क्यों किया उन्होंने अपने स्पीच में? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय राष्ट्रवाद से खौफ में है, और जब संघ की बात होती है तो संघ का अर्थ है भारत की राष्ट्रीयता, भारत की अस्मिता, भारत की रक्षा, भारत की एकता, भारत की अखंडता। और भारत की एकता अखंडता मजबूती से वह डरे हुए हैं, इसलिए वह आरएसएस का नाम लेते हैं। वह जानते हैं कि भारत की एकता अखंडता के पीछे कौन है और कौन सा संगठन इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है, और यही कारण है मुझे लग रहा है कि इमरान खान खौफ में है। यह पहला मौका नहीं है जब इमरान खान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया है, बल्कि वह पिछले भी कई मौकों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लेते रहे हैं। और गौरव जी, आप ही ने दिखाया था अपने चैनल पे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोविड-19 के दौरान अलग अलग इलाकों में देश में सबसे बड़ा कोई अगर स्वयंसेवी संगठन ने सेवा किया
भारतीयों का, समाज का, लोगों का, तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। यही नहीं, जब भी युद्ध की बात होती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने कार्यकर्ताओं, ठीक है, वो आप बात सही कह रहे हैं, वो हम लगातार बता भी रहे हैं, वो बात हम बता रहे हैं। और मुझे लग रहा है संजीव तिवारी, मैं मेरे साथ पीटीआई के नेता भी है, उनकी पार्टी के, उनसे मैं सवाल लूंगा, लेकिन जब ये कह रहे हैं इमरान खान कि आरएसएस गांधी और नेहरू के सेकुलर मूल्यों को पीछे छोड़ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, तो क्या उनसे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो पाकिस्तान में हिंदू थे, जब पाकिस्तान अलग हुआ था 13%, आज वो घटकर 1% के आसपास आ गए हैं, तो उनके बारे में चिंता नहीं है इमरान खान को? अरे वो अपनी चिंता करे गौरव जी, आपने एकदम ठीक कहा। हमें लग रहा है कि जब भी हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो जब भी हम हिंदू विचारधारा की बात करते हैं तो हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। इसका मतलब है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा है। जाति धर्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं करते, हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं, हम भारतीयता की बात करते हैं। मैं यही सवाल लेके जाता हूं संजीव तिवारी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन अब्दुल समद याकूब साहब, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भारत की चिंता ज्यादा है, लगता है पाकिस्तान की चिंता नहीं है। लेकिन एक बात तो पूरी दुनिया जानती है कि भारत पाकिस्तान से बहुत ज्यादा समर्थ मुल्क है। अपने देश के बारे में, अपने देश के लोगों के बारे में पाकिस्तान से बहुत अच्छा वो काबिल है उनकी चिंता करने में। आखिर इमरान खान को हो क्या गया याकूब साहब? पाकिस्तान की बात करने की बजाय भारत, आरएसएस, कश्मीर, ये क्या हो गया? देखिए, जब आप बात करते हैं आरएसएस की, वो जिस आइडियोलॉजी की हम बात करते हैं, फिर जब आपको जमात दावा से तकलीफ होती है तो हम भी ये कहते हैं कि जमात दावा बड़े फ्लाई काम करती है। जब जल्जला आता है, जब सिलाब आता है, तो वो भी बहुत काम करती है। लेकिन आपको उस काम से नहीं, आइडियोलॉजी से मसला है। अगर हमें आरएसएस से मसला है तो आप फिर इस बात को भी ऑन करें कि गांधी जी का जो कातिल था नथुराम गोडसे, उसका ताल्लुक भी आरएसएस से था। और आज भी इस वक्त भी जब उसकी बरसी होती है, जब वो हर साल, तो आप उसको बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं, उसको बड़ा याकूब साहब देखिए, आप आंखें बंद कर लेंगे तो आप प्रैक्टिकलिटी से आप चेहरा नहीं छुपा पाएंगे। दुनिया में जमातुद दावा का क्या नाम है, दुनिया में जमातुद दावा को लेकर क्या कहा जाता है और किस तरह से उस पर आपकी सरकार सैंक्शन लगाने को मजबूर हो रही है, वरना एफएटीएफ आपको ब्लैकलिस्ट कर देगा। क्या भारत द्वारा आरएसएस को लेकर कोई ऐसा दबाव है दुनिया में? नहीं। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंक की नर्सरी है। जमातुद दावा, लश्कर तैयबा, कितने संगठन आपने पाल रखे हैं जो भारत में आतंकी भेजते हैं। क्या आरएसएस कुछ ऐसा करता है? नहीं। आपका मसला ये कि आप एक तो जवाब सवाल कर लेते हैं, तो जवाब पूरा सुन लिया करें। जब आपने आरएसएस की बात की और उसके फलाई कामों की बात की कि कोविड में जाके उन्होंने क्या कुछ किया है, कितना कुछ उन्होंने लोगों को हेल्प आउट किया है, तो मैं आपको ये बात बावर कराना चाहता हूँ। मैं आपकी आंखें खोल रहा हूँ कि फिर नथुराम गोडसे का ताल्लुक भी, जो गांधी जी का कातिल था, उसका ताल्लुक भी आरएसएस से है। आज भी उसको आप खराज अकीदत पेश करते हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हैं, उसको हीरो पेश करते हैं। तो दोनों तरफ से, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो या इंडिया की बात हो, दोनों तरफ से ऐसी तंजीमों को, ऐसे लोगों को, ऐसी आइडियोलॉजी को कंडेम करना पड़ेगा, उन्हें पीछे धकेलना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि उन्हें हम चैनल पे अभी भी आप आरएसएस को बड़ा ग्लोरीफाई कर रहे हैं। चलिए याकूब साहब, मुझे लगता है अभी बहुत वक्त है, आपको हम एक एक करके सारे झूठ बताएंगे और एक एक करके उनका पर्दाफाश भी करेंगे। याकूब साहब, आप रहिए हमारे साथ और मुझे उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे हमारा ये पूरा शो। झूठे इमरान, यूएन में जहरीली जुबान, क्यों कह रहे हैं हम, ये आप जानिए। झूठ नंबर 1, आरएसएस का हिंदू राष्ट्र, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। झूठ नंबर 2 आप देखिए, दूसरे समुदाय बराबर नहीं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान का झूठ नंबर 3, कश्मीर पर अवैध कब्जा, जबकि दुनिया जानती है कि कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है जिसका नाम है पीओके। झूठ नंबर 4, मुसलमानों का उत्पीड़न, जबकि दुनिया जानती है कि जो मुल्क मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहा है उसके बारे में पाकिस्तान की बोलने की हिम्मत नहीं है, वो है चीन। उइगर मुसलमानों के बारे में एक शब्द नहीं बोलते इमरान खान। और झूठ नंबर 5, वो सीज फायर तोड़ते हैं, जबकि अभी खबर है आज भी पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया है। तो ये 5 झूठ जो इमरान खान ने यूएन की जनरल असेंबली के मंच से बोले हैं, सोचिए, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री यूएन के मंच से झूठ बोलता हो, उसकी दुनिया में क्या साख होगी। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा। अशोक सज्जनहार साहब, ये 5 झूठ और उनका पर्दाफाश होता हुआ, क्या यही क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कि झूठ पर झूठ बोले वो भी यूएन के मंच से? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं गौरव, इसमें कोई मेरे विचार से शक नहीं है, क्योंकि
ये तो बिल्कुल जताता है जो पाकिस्तान इमरान खान का बिल्कुल बैंक्रप्सी ऑफ आइडियाज़ है, दिवालिया हो गया है। जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आप बात करते हैं जो आपने अपने देश में क्या किया है, आपके देश ने जो भी चैलेंजेस हैं पूरी दुनिया में, चाहे पीस सिक्योरिटी के, चाहे क्लाइमेट चेंज के, आतंकवाद के, आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में, उसके बारे में तो उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। परंतु जो बिल्कुल मनगढ़ंत बातें जैसे आपने बताई हैं, और जो अपने याकूब साहब भी बता रहे थे, देखिए वो कहते हैं सभी माइनॉरिटीज के ऊपर वहां पर कोई सेकुलरिज्म नहीं है। देखिए जो आइडियोलॉजी है, जो अभी गवर्नमेंट है, सेकुलरिज्म तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है, और यही जो गवर्नमेंट है इसका मोटो ही है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, और इसी पर यह काम कर रही है। किसी भी कोई रिलीजन के बेसिस पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता सर, है। यही तो बात है। मैं इनसे सवाल पूछ लूं तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। आप रहिए सर मेरे साथ, मैं याकूब साहब के पास फिर जाऊंगा, लेकिन एक बार एक और बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिर पाकिस्तान की पोल खुली है। इमरान खान लगातार आरएसएस पर कैसे झूठा प्रोपेगेंडा चलाते रहे हैं, ये हम सुनाते हैं। इमरान के पुराने बयानों से समझाते हैं आपको। आरएसएस का यह नजरिया था कि जो हिंदुस्तान है वो सिर्फ हिंदुओं का है। आरएसएस का यह नजरिया था कि अब जो अंग्रेजों से आजादी मिल रही है, ये अब वक्त आ गया है हिंदू राज का। आरएसएस हिंदुस्तान को लेके जा रही है, इसके अंदर किसी की जगह नहीं है। आज मुसलमानों से जो हो रहा है हिंदुस्तान में, तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, गेटोज में हैं, डरते हैं, विक्टिमाइज हो रहे हैं, जो कश्मीरियों से हो रहा है, फिर क्रिश्चियन से जो हुआ है वहाँ, यही आरएसएस की आइडियोलॉजी। और ये रुकेगी नहीं यहाँ। ये अगर इसके ऊपर रोका ना गया, ये दलित को भी तंग करेगी, ये सिख मजहब के ऊपर भी जाएगी, क्योंकि ये टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी है। बीजेपी की हुकूमत है, ये एक उस नजरिए पे चल रही है। ये वो आइडियोलॉजी है जिस आइडियोलॉजी की वजह से पाकिस्तान बना था। कायदे आजम तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर कहलाए जाते थे, वो तो कम्युनल थे ही नहीं। उन्होंने एक वक्त पे जाके देखा कि ये जो आइडियोलॉजी है, ये सारे इंसानों के लिए आज़ादी नहीं चाह रही, ये सिर्फ हिंदू राज चाह रही है। तो जिस इंसान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की वो बिल्कुल भी कम्युनल नहीं था, और जो सबकी मदद करता है वो कम्युनल है। आरएसएस की रट लगाए हुए हैं इमरान खान। ये पुराना बयान हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन इससे पहले मैं अपने दूसरे मेहमानों के पास जाऊं। याकूब साहब, एक छोटा सा रिप्लाई आपसे चाहता हूं। आरएसएस से तो बहुत प्यार है इमरान खान को, लेकिन उइगर मुसलमानों की चिंता नहीं है क्या? क्या मानना आपका उइगर मुसलमानों को लेकर, बताइए जरा। वहां पर उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है चीन में? वहाँ पे अभी तक कोई ज़्यादा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिस पे मैं अभी आपको कमेंट करूँ। अभी जो चीज़ सामने है या जो चीज़ सामने आ रही है, आपको पता है कि वहाँ का मीडिया या वहाँ पे कोई चीज़ इतनी सामने नहीं आती। और अगर अच्छा, वहाँ पे नहीं आती सामने, यूएनजीए में तो सामने आती है। याकूब साहब, 2 दिन पहले यूएनएचआरसी में उइगर मुसलमानों को लेकर क्या कहा गया चाइना के बारे में, बताऊं क्या पढ़कर आपको? शिनजियांग नाम का एक प्रांत आपने सुना है? कि तो हम मुसलमानों के लिए खड़े होंगे कहीं भी। आप तो बोलिए, इसी डिबेट में बोलिए, चाइना गलत कर रहा है उइगर मुसलमानों के साथ और हम उइगर मुसलमानों के साथ खड़े। बोलिए। देखिए, मेरे सामने अगर वो चीज आएगी तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि चाइना गलत कर रहा है, लेकिन आप इस चीज को इस तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि क्योंकि आप गलत कर रहे हैं और चाइना भी गलत कर रहा है तो इसलिए आप ठीक है। हम गलत कर रहे हैं उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, उसको देखने के लिए बहुत लोग हैं। उइगर मुसलमानों पर चाइना गलत कर रहा है कि नहीं, बताइए आज आपको कि नेता हैं आप, पढ़ते लिखते होंगे, आप भारत के बारे में इतनी जानकारी रखते हैं, चीन तो आपका बॉस है, उसके बारे में जानकारी क्यों नहीं रखते आप? देखिए, इंसानियत। मैं ये बोल दूं अपनी डिबेट में कि पाकिस्तान के नेता दीन दुनिया की जानकारी नहीं रखते। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, अगर तो ये चीजें सामने आई कि चाइना में मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहा है तो हम चाइना की भी इस मामले में मजम्मत करेंगे। लेकिन आप तो मान ही नहीं रहे कि वहां पर मजम्मत कुछ हो रहा है। मेरे इल्म में अभी ये चीज नहीं है, अगर ये चीज जैसे ही अगर क्लियर होती है। आप बात कर रहे हैं सर, आप हंसी के पात्र बन रहे हैं जब आप ये बोल रहे हैं। मनीष कुछ बोलना चाहते हैं, मनीष बोलिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए गौरव, हम लोग याकूब साहब को बता दें कि चीन के शिनजियांग प्रांत को लेकर यूएनएचसीआर से लेकर
दुनिया भर के तमाम जगह पर रिपोर्ट दाखिल हुई है। यहां तक कि दबी छुपी जुबान में चाइनीज मीडिया भी बताती है कि वहां पर 80 लाख से अधिक मुस्लिम लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा गया है। मुस्लिम महिलाओं को जबरन नसबंदी की जा रही है। वहां पर मुस्लिमों के धार्मिक स्थलों को तोड़कर वहां टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। तो अगर उनको लगता है कि इन सब चीजों पर रिएक्ट करने की हिम्मत है तो उन्हें जरूर करनी चाहिए। और एक और बात, मनीष वो तो कह रहे हैं उनके सामने आई नहीं ऐसी कोई चीज, तो क्या पाकिस्तान के नेता केवल भारत के बारे में पढ़ते हैं? नहीं, देखिए, भारत के बारे में वो इसलिए पढ़ते हैं, उनको पढ़ना भी चाहिए क्योंकि हम लोग के साथ उनका पूर्वज का नाता है। हाँ, बस खाली ये है कि वो बहुत गलत चीजें पढ़ लेते हैं। मसलन अभी उन्होंने एक बात कही थी कि आरएसएस और जमातुद दावा का जिक्र किया था। अब सोचिए, जमातुद दावा, मैं जमातुद दावा पे आता हूं। मनीष जमातुद दावा का भी जिक्र करेंगे और हर उस आतंकी संगठन का जिक्र करेंगे जिसको पाकिस्तान पाल पोस रहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, इमरान ने रोया भारत के मुस्लिमों पर झूठा रोना। आरएसएस की सोच मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ है, यह कह रहे हैं इमरान खान। दिल्ली और गुजरात दंगों में मुसलमानों का बड़ा नुकसान हुआ, यह उन्होंने कहा। कोरोना के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया गया, यह बोला। भारत के खिलाफ किसी भी हद तक जाएंगे, एटमी जंग तक की धमकी दी है। सुनाते आपको क्या कहा इमरान खान ने। Muslims were falsely blamed, vilified and victimized for spreading the coronavirus. They were denied medical attention on many occasions. Their businesses were boycotted. Cow vigilantes attack and kill Muslims with impunity. Last February, Muslims faced targeted killings with police complicity in New Delhi. The Hindutva ideology is set to marginalize almost 300 million human beings, Muslims, Christians and Sikhs. And this does not augur well for the future of India. और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिर पाकिस्तान की पोल खुली है। यूएनएचआरसी में रो पड़े पीओके के मोहम्मद सज्जाद। बोलते बोलते मोहम्मद सज्जाद राजा का गला रुंध गया। पीओके में विरोध करने की सजा पाकिस्तानी बूट। सुनिएगा याकूब साहब, हम पाकिस्तान में होने की सजा भुगत रहे हैं, ये आपके यहां ही पाकिस्तान में पीओके का एक नेता बोल रहा है। वो पीओके जिस पर अवैध कब्जा करके बैठे हैं आप। सुनिए, सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं। Pakistan has taken our freedom. Pakistan placed their boot of tyranny on our throat, suppressing our voice. But we hope our voice shall be heard here. We beg the peace-loving world to stop what's happening to us, break away the chains, keeping us from standing free and happy. Thank you. Thank you very much. प्रोफेसर राजन कुमार, आपके पास आऊंगा। इनको उइगर मुस्लिम नहीं दिखते, इनको पीओके में जो सेना बर्बरता कर रही वो नहीं दिखती, इनको बलोचिस्तान की आजादी का जो मूवमेंट है वो नहीं दिखता, किस तरह से वहां पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इनको केवल आरएसएस दिखता है। क्यों ऐसा लगता है? क्यों ऐसा है? क्या लगता है आपको? जो अभी इमरान साहब का जो स्टेटमेंट और स्पीच जो आया था यूनाइटेड नेशंस में, ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी था। मैं बताता हूँ 2-3 पॉइंट्स कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी था। एक अजब तरह का विरोधाभास था। पहले वो इस्लाम की बात करते हैं, उस ढंग के प्लेटफॉर्म पे इस्लाम की बात करना और हिंदुइज्म की बात करना और फिर ईसाई धर्म की बात करना, ये एक तरह से जो इंटरनेशनल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है उसको डेनिग्रेट करना है। पहला तो ये बता दूं। दूसरा, आप देखेंगे कि एक तरफ तो वो इस्लाम और प्रॉफिट की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो नॉम चॉम्स्की और उसके साथ नेहरू और गांधी की बात करते हैं। तो सवाल है कि एक तरफ आप कम्युनिस्ट लीडर जो नॉम चॉम्स्की कम्युनिस्ट फिलोसफर जो है उसकी बात करते हैं, फिर नेहरू और गांधी जो कि जिनका कि सेकुलरिज्म के बेसिस पे नेशन का फॉर्मेशन हुआ, इंडिया का जो बेसिस ऑफ नेशनलिज्म है, आप उसकी बात करते हैं। उसके बाद आपको अपना जो पाकिस्तान के इश्यूज हैं वो नहीं दिखते हैं। जो यही तो हम पूछ रहे हैं सर, यही तो हम पूछ रहे हैं। इतना बड़ा मंच है, इतने खराब हालात में मुल्क है, कुछ ऐसा बोलो ताकि दुनिया आपके साथ खड़ी हो। ना करते हो, ना बोलते हो, और खाली आरएसएस, भारत, मोदी, कश्मीर यही सब करते हो। कब सुधारोगे मुल्क की हालत? आवाम पूछती है। लगातार हमारे पास ये जानकारियां आती हैं, टीवी चैनलों पर पाकिस्तान के लगातार ही दिखाया जाता है। सिवाज साहब, क्या कहना है आपका? यूएनजीए में एक और मौका गवा दिया इमरान खान ने। बिल्कुल बिल्कुल। देखो गौरव, यूएनजीए में कुछ बात करनी चाहिए। एज अ स्टेट्समैन वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन की बात करने लगे हैं ये
भारत की। अपना घर में झांक के देखो, अपनी प्रॉब्लम तो बताओ। आज आप कतार में खड़े हो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आपको ग्रे से ब्लैक लिस्ट में करेगी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग में, उसके बारे में आप कुछ नहीं बता रहे, और आप बातचीत करने लगे दूसरे देश के बारे में, और जहां वो मन घड़त बातें करने लगे। पूरा वर्ल्ड जानता है आपको। अगर आपके अंदर टेररिज्म नहीं है तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पागल है जो आपको ग्रे लिस्ट में डाली हुई है और अभी ब्लैक लिस्ट के चक्कर में, क्योंकि आप इन्वॉल्व हो, आप टेररिज्म के हब सेंटर हो। आपके लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद भारत में भेजते हो, तालिबान और हक्कानी ग्रुप अफगानिस्तान में भेजते हो, और सुन्नी मिलिटेंट ईरान में भेजते हो। ये पूरा वर्ल्ड जानता है, और आप बता रहे हो दूसरों के बारे में। अरे देखो, जो लोग आपके साथ रह गए थे, 23% जो आपके जितनी बातें आपने बताई है वो नहीं देखी होंगी उन्होंने। याकूब साहब ने वो कुछ भी नहीं देखा होगा, उनके सामने कुछ नहीं आया होगा, है ना याकूब साहब? याकूब साहब, आपके सामने ये सब कुछ नहीं आया होगा जो यहाँ पर हमारे डिफेंस एक्सपर्ट शिवाज साहब ने कहा है। देखें, जब बात यह कि जब हम अगर बात करें फिर हिस्टोरिकली जाएं तो मुक्ति बानी को जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, किसने सपोर्ट किया? इंडिया ने सपोर्ट किया। आज तो हम याकूब साहब, आपसे बात आम क्यों होती है? आप इमली की तरफ चले जाते हैं, यही दिक्कत है। मैं इसीलिए रोकता हूं आपको, बीच में रोक रहा हूं आपको। एक बार फिर से एक और बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान का भाषण शुरू होते ही भारत ने उसका बहिष्कार किया। भारत ने इमरान के भाषण का बायकॉट किया और इमरान के झूठ को सुनने से भारत ने इनकार कर दिया। कश्मीर और मुस्लिमों का रोना रोते रहे इमरान खान। भारत की गैर मौजूदगी में परमाणु हमले की धमकी दी है इमरान खान ने। सोचिए, जो भारत चीन को आईना दिखा रहा है वो भारत पाकिस्तान की इस धमकी से डरेगा। सोचिए जरा, क्या सोचकर आए होंगे इमरान खान, क्या उनका मेंटल स्टेटस रहा होगा। ये तस्वीर देखिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज है इस तस्वीर में। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, किसी एक देश का प्रधानमंत्री जब बोलता है तो उसकी बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन जब इस तरह की प्रोपेगेंडा वाली बातें करने लग गए तो भारत ने कितना स्ट्रांग मैसेज दिया, भारत ने किस तरह से उसको बायकॉट किया। ये देखिए, इमरान के भाषण का बहिष्कार। भारत यूएनजीए में भारत के जो प्रथम सचिव हैं उन्होंने किस तरह से उसका बहिष्कार किया। मिजीतो विनीतो किस तरह से उठकर चले गए, इस तस्वीर में देखिए। और इन्होंने न केवल उठकर उसका बायकॉट किया बल्कि बाद में जवाब भी दिया मिजीतो विनीतो का। चलिए, एक और बड़ी खबर। यूएन में हिंदुस्तान का पाक को करारा तमाचा। क्या जवाब दिया भारत ने, अब ये सुनिए। इमरान दुनिया को मिसगाइड कर रहे हैं, जल्द पीओके खाली करे पाकिस्तान। भारत ने 2 टूक कह दिया है पाकिस्तान को कि पीओके तो खाली करना पड़ेगा। आज नहीं करोगे तो कल करोगे, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि वो भारत का है और उस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। No reasonable suggestion to offer to the world. Instead, we saw lies, misinformation, warmongering, and malice spread through this assembly. The words used today at this great assembly by the leader of Pakistan demean the very essence of the United Nations. For a nation that is deeply buried in medievalism, it is understandable that the tenets of a modern civilized society, such as peace, dialogue, and diplomacy, are far-fetched. This is the same country that provides pensions for dreaded and listed terrorists out of state funds. This is the same country that has the dubious distinction of hosting the largest number of terrorists proscribed by the United Nations. तो सुना आपने याकूब साहब यहां पर क्या कह रहे हैं, भारत के प्रथम सचिव। लेकिन जल्दी से आइए आपको दिखाते हैं कैसे भारत ने पाकिस्तान को यूएन में आईना दिखा दिया, उनका हर झूठ बेनकाब हो गया। अब ये जानिए यूएन में हिंदुस्तान ने पाक को कैसे करारा तमाचा मारा। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक के जरिए। ये इमरान दुनिया को मिसगाइड कर रहे हैं क्योंकि इमरान ने जो कहा वो सब झूठ बोला। भारत के प्रथम सचिव मिजीतो विनीतो ने इमरान को जमकर लताड़ा। जल्द पीओके खाली करे पाकिस्तान, ये कहा है भारत ने। पाकिस्तान का पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर अवैध कब्जा है। पाकिस्तान ही आतंकियों को फंड देता है और ये बात तो खुद इमरान खान कह चुके हैं, खुद प्रधानमंत्री पाकिस्तान के कह चुके हैं। पाकिस्तान आतंकियों को संरक्षण देता है, ये बात उन्होंने स्वीकारी थी। पाकिस्तान केवल भारत ही नहीं, ग्लोबल पीस के लिए खतरा है, ये बात कह चुके हैं इमरान। ये बात कही भारत ने और पाकिस्तान झूठ बोलना बंद करे, ये जवाब दिया है भारत ने। क्योंकि एक के बाद एक झूठ तो अभी हमने आपको दिखाया ही था, बेनकाब किए थे उनके सारे झूठ जो अभी इमरान खान यहां पर जो यूएनजीए में जो उन्होंने बोला। और आइए कैसे हम भारत का शेर पाकिस्तान को ढेर किया। भारत के शेर ने
अब आपको ये दिखाते हैं बिग वॉल पर मिजीतो विनीतो। कौन है ये? संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन के प्रथम सचिव मिजीतो विनीतो को आप देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी ये हैं पोस्टेड और साल 2010 में इंडियन फॉरेन सर्विस IFS के लिए चुने गए। यानी बहुत बहुत अहम जिम्मेदारी। साउथ कोरिया में भी भारतीय दूतावास में सेकंड सेक्रेटरी के तौर पर रहे। नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड के दीमापुर जिले के से ताल्लुक रखते हैं और नागालैंड के सुमी नागा प्रजातीय समुदाय से आते हैं। तो ये देखिए, सुमी नागा को नागालैंड का सबसे बहादुर समुदाय माना जाता है और भारत के इस बेटे ने उसी बहादुरी के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया है। मैं आता हूं आपके मैं याकूब साहब आपके पास आता हूं। याकूब साहब, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्योंकि देखिए आप मेरे मेहमान हैं और मैं चाहता हूं कोई आपको बोलने का मौका दिया जाए, बीच में ना काटा जाए, लेकिन मुद्दे पर रहिए सर। POK की बात सज्जाद राजा की हमने सुनाई, बलोचिस्तान पे आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, उइगर मुसलमानों पर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, खाली RSS। क्या आपको लगता नहीं है कि वाकई पाकिस्तान ने अब वो जो गलती कर दी है उसको सुधारने का मौका है? सुधारे उसको, वो कहे कि हाँ हमारे यहाँ जमातुद दावा, लश्कर तैयबा, हक्कानी, ये सारे लोग हैं और इन पर हम कार्रवाई करेंगे। बजाय इसके आप लोग डिनायल मोड में क्यों रहते हैं? देखिए, हम कार्रवाई करेंगे नहीं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने बहुत एक्शंस लिए हैं। हाफिज सईद इस वक्त अरेस्टेड है, बहुत सारे उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनके एसेट सीज किए गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप ये मतलब आप क्या चाहते हैं कि मैं ये कहूँ कि नहीं हम उनको सपोर्ट करें? कतई सपोर्ट नहीं करें। दूसरी बात है कि जब सपोर्ट नहीं करते तो $10 मिलियन का इनाम क्यों रखता US उस पर? पहले ही आपको पकड़ लेना चाहिए था। देखिए, जहाँ पे अब आप कुछ, मैं जब एडमिट कर रहा हूँ कि हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ हम खुद विक्टिम है, हम उनसे खुद लड़ रहे हैं। ये बात नहीं कि सिर्फ इंडिया को या बाकी दुनिया को उनसे खतरा है, हमें पाकिस्तान को उनसे खतरा है और हम उनको बहुत बड़े लेवल पे क्रैकडाउन कर रहे हैं। जहाँ पे कश्मीर की बात आपने की, 3 तरह के लोग हैं वहाँ पे। एक पाकिस्तान, अच्छा नहीं ठीक है, कश्मीर छोड़िए, आप आतंकवाद से लड़ रहे हैं ना, तो बताइए FATF ने आपको ग्रे लिस्ट में क्यों डाला हुआ है? आप ब्लैक लिस्ट की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? FATF ने सिर्फ ग्रे लिस्ट में सिर्फ मनी, ये नहीं कि वो टेररिज्म की सपोर्ट की वजह से नहीं होता, मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा सर मैं बताऊं आपको क्यों डाला हुआ है, मैं बताऊं आपको, टेरर फंडिंग के लिए डाला हुआ है, टेरर फंडिंग के लिए। और आपको जो उन्होंने टास्क दिए थे उसमें से केवल 6 या 7 टास्क आप पूरा कर पाए और बहुत जल्द आप ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं, इसलिए आप जमातुद दावा पे कार्रवाई कर रहे हैं। वरना वही हाफिज सईद POK में भरी सभा में मजलिस में बोलता था और उसको सरकारी मशीनरी एंडोर्स करती थी। जब टेरर फंडिंग अमेरिका जब अफगानिस्तान में वो लड़ रहे थे सोवियत यूनियन के खिलाफ, तब वो आ रही थी। ये कोई एक दिन की बात तो नहीं है कि सिर्फ एक दिन में 10 साल तो हो गए। टेरर उसमें FATF ने ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, जो कि वाइट लिस्ट में आ जाएगी। तो आप इस बात माने कि सिर्फ मतलब यहाँ पे टेरर फंडिंग में सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं कर रहा था। टेरर फंडिंग इमरान खान ने क्यों स्वीकारा था कि पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है? इमरान खान ने कहा था कि नहीं कहा था? 40 से जब वो अमेरिका कहते तो उन्होंने बात मानी थी कि नहीं मानी थी? तो मैं आपसे कब ये कह रहा हूँ कि जब अमेरिका सोवियत के खिलाफ ये लड़ाई हो रही थी, तो जब उसामा बिन लादेन को यहाँ पे लाया गया, अरब को लाया गया, तो उस वक्त स्पॉन्सर नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान कर रहा था, सऊदीया कर रहा था, पूरा वेस्ट कर रहा था उसको। तो हम कब उस बात चलिए ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। अशोक सज्जनार साहब, देखिए बड़ी मासूमियत से याकूब साहब स्वीकार रहे हैं, उनका दिल भी मान रहा है कि जो मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं, लेकिन क्या करें, उनकी भी अपनी मजबूरी है। लेकिन सर ये बात तो तय है कि पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है और आज जब प्रधानमंत्री 6:30 बजे UNGA के उसी मंच से बोलेंगे तो सारी पोलें खुल जाएंगी। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें गौरव 2 चीजें मैं कह दूं पहले, जो इससे पहले कि जो प्रधानमंत्री क्या कहेंगे। देखिए, याकूब साहब बोलते हैं जो हम भी विक्टिम हैं इसके आतंकवाद के। देखिए, वो आतंकवाद के विक्टिम नहीं है, आतंकवाद को तो उन्होंने अपना वेपन बनाया है। वो विक्टिम है अपनी पॉलिसीज के, अपनी नीतियों के, क्योंकि वो आतंकियों को पाल रहे हैं। तो वो आतंकी, जैसे हिलरी क्लिंटन ने इनसे कहा था, जो अगर आप अपने घर के पीछे सांपों को पालोगे, जो तुम्हारे नेबर्स को जाके, पड़ोसियों को जाके डस ले, तो तुम्हें भी डसेगा। वही वो डस रहा है यहाँ पर। तो लेकिन तब भी मानने को तैयार कहाँ है? चीन की गोद में जाकर बैठ गए हैं और अब तो पाकिस्तान ही नहीं, चीन की भी UN में फजीयत हो रही है। सर मैं आता हूं आपके पास। पूरी दुनिया ने UN में चीन को खरी खरी सुनाई है। कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया गया।
आपको मालूम है WHO को कैसे निशाने पर लिया गया। चीन में उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न का मुद्दा उठा। उइगर के मुद्दे पर ब्रिटेन ने UNHRC से दखल की मांग की है। तो उइगर मुस्लिमों के बारे में, जिसके बारे में याकूब साहब को अंदाजा ही नहीं है, पता ही नहीं है, पूरी दुनिया उस पर चीन की मजम्मत कर रही है। UN में चीन की फजीहत हो रही है। UN में ट्रंप ने चीन को कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार ठहराया, वो कोरोना वायरस जो दुनिया में लाखों लोगों की जान ले चुका है। UN के मंच पर चीन के विस्तारवाद पर फिलीपींस ने सवाल उठाए। साउथ चाइना सी में चीन के गैर कानूनी अधिकार पर ऑस्ट्रेलिया ने निशाना साधा। UN में ताइवान ने चीन को दुनिया के लिए खतरा बताया। तो देखिए अब यहां पर और कितने सबूत दें, राजन कुमार साहब, कितने सबूत दें? अच्छा चलिए मैं आता हूं राजन जी साहब आपके पास, लेकिन कैसे जिनपिंग अब नाराज हो गए हैं ये दिखाते हैं। 10 सबूत बिना संशय जिनपिंग का जाना तय। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के खतरे से जिनपिंग की इमेज दुनिया भर में काफी नेगेटिव बन गई है। दूसरा सबूत आपको दिखाते हैं किस तरह से यहां पर साउथ चाइना सी में जिनपिंग की पॉलिसी फेल होती जा रही है। वो दूसरा सबूत अब आपके सामने। साउथ चाइना सी में जिनपिंग की पॉलिसी फेल है और CPC यानी जो उनकी पार्टी है उसमें तक वो निशाने पर अब लिए जा रहे हैं। तीसरा सबूत जल्दी से लाइए, जल्दी सबूत दिखाते हैं। तीसरा सबूत ताइवान के तेवर से वन चाइना पॉलिसी का मजाक बन गया है। चौथा सबूत देखिए क्या है यहां पर। चौथा सबूत चीन की अर्थव्यवस्था गिर चुकी है। 16 करोड़ लोग बेरोजगार है चीन में, उसको दिखाई नहीं देता चीन को ये। पांचवा सबूत हाई इनकम इकोनॉमी बनने का सपना टूट रहा है, डेवलप कंट्री बनने का सपना टूट रहा है। छठा सबूत लद्दाख में हार से जिनपिंग की छवि और बिगड़ी है। लद्दाख में सोचा था कि वो भारत की जमीन पर कब्जा कर पाएंगे, लेकिन भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सातवां सबूत बातचीत और एक्शन एक जैसा नहीं है, कथनी और करनी में भयंकर अंतर है। आठवां सबूत PLA में अपने युवाओं की भर्ती से मंगोलिया भड़का है। मंगोलिया के लोगों ने, तिब्बत के लोगों ने PLA में भर्ती से इनकार कर दिया है। नवां सबूत भारत से युद्ध की चर्चा, लगातार रिश्ते खराब किए हैं। और कोरोना पर 10वां और सबसे बड़ा सबूत, कोरोना पर जिनपिंग, कोरोना पर दुनिया में पूरी तरह से गिरे हैं। और यही तो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिसकी गोद में जाकर बैठ गया है, पाकिस्तान जिसके सहारे अब नैया पार करना चाहता है, वो खुद मझधार में फंस गया है। तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा? राजन कुमार साहब जी, मैं पाकिस्तान की बात करूं तो वो जम्मू एंड कश्मीर को ब्लेम करते हैं, इमरान साहब को। लेकिन अगर पाकिस्तान की चौहद्दी देखें, थोड़ा ऊपर जाएं तो वहां पे तो इंडिया नहीं है, वहां पे अफगानिस्तान है। वहां पे पाकिस्तान क्या कर रहा है? ईरान के साथ जो उसके अच्छे रिलेशन नहीं है, वहां पे इंडिया का क्या रोल है? जो इंटरनल माइनॉरिटी जो शिया के विरोध में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें इंडिया का क्या रोल है? तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इंडिया को ब्लेम नहीं करना चाहिए। उनकी जो अपनी जो नीतियां हैं जो फेल कर रही हैं, जिसके कारण से पाकिस्तान में समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। और जिस ढंग से जो उइगुर की समस्या बता रहे हैं, तो उइगुर को तो मेंटल असाइलम में भेजा जा रहा है और उस पर पाकिस्तान का, टर्की, जो दूसरे भी मुस्लिम देश हैं वो भी उसको रेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको चीन से फंडिंग चाहिए। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसको कि इमरान खान को रेज करना चाहिए। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सिवाज साहब के पास जाऊंगा। सिवाज साहब, कहीं क्या डरे से भी दिखे इमरान खान? क्या ये डर अब बैठ गया दिल में कि जिस तरह से चीन को बी फिटिंग रिप्लाई भारत ने दिया है, आज वो इस मजबूत कंडीशन में है कि जब चाहे POK ले ले? देखो बिल्कुल गौरव, मैं ये नहीं कहूंगा POK तो POK तो खुद का खुद भारत के अंदर आ जाएगा आने वाले समय में, कि जिस प्रकार से पाकिस्तान POK को खैबर पख्तूनख्वा से भी बुरी तरह ट्रीट कर रहा है। ये गिलगित बाल्टिस्तान में शिया कम्युनिटी, जैसे हमारे कारगिल बटालिक में उनको सेकंड क्लास सिटीजन बनाता है, अब उसको 5th प्रोविंस बनाने के चक्कर में है। मगर वो समझें आप कि वहां पर ऐसी बुरी हालत है लोगों की। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो नीलम वैली है, जहां पर नीलम नदी थी, उसका मुंह मोड़ के पंजाब की तरफ ले जाया जा रहा है। तो एक प्रकार से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग, ठीक है, मैं आता हूं सर, मैं आता हूं आपके पास। सुमित चौधरी भी दिख रहे हैं, बहुत देर से मैं सुमित के पास भी नहीं जा पाया हूं। सुमित, क्या अभी इंडियन एयरफोर्स का जो कमेंट आया है और क्या अपडेट मिल रहा है? LAC और LOC दोनों पर तैयारी, इसका क्या मतलब है? सुमित जल्दी से बताइए। देखिए गौरव, ये कमेंट या फिर ये स्ट्रैटेजी भारत की अब से नहीं, पिछले 10 सालों से है। लगातार 2 फ्रंट सिनेरियो को लेकर भारत अलर्ट है। और आपको याद होगा कि इससे पहले जो एयर फोर्स चीफ थे BS धनोआ ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमको पता है कि जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होगी तो हमारे लिए फ्रंट 1 नहीं 2 होगा और 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो के लिए हम हमेशा तैयार हैं। और अभी भी जब हम देख रहे हैं कि चीन के साथ हमारा स्टैंड ऑफ या कन्फ्रंटेशन लगातार बढ़ रहा है, तो उसी समय
पाकिस्तान में, खासतौर पे पीओके में या फिर एलओसी के ऊपर लगातार पाकिस्तान की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई है। ठीक है, आते हैं वो एक्टिविटी करें जितना करना है, लेकिन भारत की क्या तैयारी है ये जल्दी से दिखा देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको दिखाते हैं कि चाहे एलएसी हो या एलओसी, भारत हर जगह कैसे तैयार है। पहले एलएसी पर भारतीय वायुसेना की शक्ति आपके सामने। इस वक्त कितने फाइटर तैनात हैं ये जानिए। सुखोई 30 MKI, बहुत ही मारक और घातक फाइटर जेट। मिराज 2000, राफेल जिसका डर बैठ गया है चीन और पाकिस्तान में, वो तैनात कर दिया गया है। मिग-29, C-17, C-130, AN-32, IL-76, ध्रुव, चिनोक, MI-17 हेलीकॉप्टर, चेतक और चीता जैसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, रुद्रा, ये सारे तैनाती यहां पर कर दी गई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, इमरान जिनपिंग को सबक सिखाने की पूरी तैयारी। सेना दोनों मोर्चों पर करारा जवाब देने को तैयार है। जी हां, रणभूमि के लिए तैयार भारतीय सेना ने अपना दम दिखाया। इंडियन आर्मी ने युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया है। वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय सेना कितनी ताकतवर, कितनी काबिल और कितनी कैपेबल है। उस वीडियो को ट्विटर पर जारी किया गया और लिखा, अग्नि सी धधक उबाल रख रक्त में, शत्रु दमन कर उसे गिरा गर्त में, वीर बन शक्ति रख हो सदा विजयी, आग बन राख कर हो सदा विजयी। और मनीष के पास चलते हैं। मनीष, क्योंकि आप कवर करते हैं डिप्लोमेसी को, मनीष क्योंकि आप समझते हैं कि जो डिप्लोमेसी होती है वो कितनी अहम होती है, और जब कोई यूएनजीए जैसा मंच हो, वहां से जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे होंगे तो वो कितना बड़ा मंच होगा, और बताइए कितना करारा जवाब दिया जा सकता है पाकिस्तान को। देखिए गौरव, हमें ये देखना है कि इस बार का जो संयुक्त राष्ट्र का 75वीं जयंती का ये विशेष अवसर पर जब यूएनजीए में प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, तो चूंकि प्रधानमंत्री की इमेज एक वैश्विक नेता की है और भारत एक विश्व पटल पर जिस दावेदारी के साथ खड़ा है, ऐसे में प्रधानमंत्री के संबोधन में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सुनने को और देखने को मिलेगी जो भारत को बतौर महाशक्ति प्रोजेक्ट करने की कोशिश होगी। चाहे वो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की बात हो, भारत की संयुक्त राष्ट्र में भूमिका की बात हो, कोविड महामारी में जिस तरह भारत ने नेतृत्व किया, लेकिन निश्चित तौर पर पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद की परिभाषा को लेकर और फिर चीन पर विस्तारवाद को लेकर प्रधानमंत्री के संबोधन में जरूर सारी बातें रहेंगी। बिल्कुल। मैं जल्दी से एक 10 सेकंड का कमेंट अशोक सज्जनहार साहब से ले लूंगा। अशोक सज्जनहार साहब, आपका क्या इस पर मानना है? जल्दी से 10 सेकंड सर। मैं बिल्कुल सहमत हूं जो मनीष ने कहा है। आतंकवाद के ऊपर बोलेंगे। पूरा जो भारत का नजरिया है, विश्व को जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, उसके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वही होगा फोकस प्रधानमंत्री मोदी और कहीं कोई कंपैरिजन तो आप कर ही नहीं सकते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच जब होगी और पाकिस्तान के पीएम ने जो बोला है उसकी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, चीन से निपटने के लिए क्वाड की एक और बैठक, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की एक और बैठक। चारों देशों के विदेश मंत्रालय के सीनियर अफसर इस बैठक में शामिल हुए हैं और जल्द ही चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। यानी चीन को घेरने के लिए एक शिकंजा कसता जा रहा है। चीन के खिलाफ सबसे मजबूत गठबंधन है क्वाड, और इस क्वाड की बैठक हो चुकी है और जल्द ही चारों देशों के मंत्री भी, विदेश मंत्री इसमें मिलेंगे। तो देखिए ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मनीष और सुमित, आपका भी बहुत शुक्रिया। याकूब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,